क्या आपको पता है कॉर्पोरेट सेक्टर में ये जो बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, करोड़ों के कैसे होते हैं? क्या इसके पीछे बहुत लंबी साजिश होती है? बिल्कुल भी नहीं। बस एक छोटी सी अकाउंटिंग एरर हो गई, अकाउंटिंग करने में एरर हो गया अकाउंटेंट से, या जानबूझ के बदली गई कोई पॉलिसी, बस यही है इसके पीछे। ये छोटी सी चीज़, छोटी सी अकाउंटिंग एरर्स, छोटे से अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं जब फ्रॉड्स पकड़े जाते हैं, स्कैम्स पकड़े जाते हैं। चलो मान लो आपने अपनी लाइफ, हाँ मान लो आपने अपनी लाइफ में कोई एक बड़ा सा डिसीजन ले लिया, अपनी लाइफ के रिलेटेड ले लिया, पढ़ाई के रिलेटेड ले लिया, एक्सपेंस के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, कुछ भी आपने कोई डिसीजन ले लिया। कुछ साल बाद आपको पता लगता है वो डिसीजन मैंने जो लिया वो गलत लिया। आपको बहुत रिग्रेट होता है, यार काश मैंने उस टाइम पे ये डिसीजन नहीं लिया होता, काश मैंने उस टाइम पे ये सब्जेक्ट ले लिया होता, काश मैं उस टाइम पे थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश मैंने थोड़ा और एफर्ट मार दिए होते। ये जो डिसीजन होते हैं हमें बाद में रिग्रेट होता है। तो क्या कर सकते हो आप? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सब एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो, ठीक है, या तो आप सब मान लो कि हाँ ठीक है, जो हुआ सब ठीक था, छोड़ो, जो हो गई गलती सो हो गई, अब नहीं होगी, आगे से नहीं होगा, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, ये मान लो। या टाइम मशीन से पीछे जाओ, गलतियाँ सुधार लो। देखो पॉसिबल तो नहीं है टाइम मशीन वाला कंसेप्ट, बट ये ऑप्शन में है ना आपके। सेकंड ऑप्शन क्या बनता है? टाइम मशीन से पीछे जाओ, सुधार लो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? जो हुआ जैसा हुआ ठीक है, आगे बढ़ो। ये तो लाइफ का रूल हो गया। बट अकाउंटिंग में क्या सिस्टम है? अकाउंटिंग में है ऑप्शन, अकाउंटिंग में है पीछे जाके ठीक करने का। क्या बोलते हैं उसको? रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं उस ट्रीटमेंट को। चलो ठीक है, जो हुआ सब ठीक है, आगे से नहीं हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं सर। इसी के बारे में अकाउंटिंग करेंगे आज की वीडियो में हम। कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? आईएस 8 बताता है हमें। चलो, आईएस 8 कौन सा स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स। तीनों अलग अलग कंसेप्ट है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या सीन आता है, एरर्स क्या होते हैं, सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आईएस 10 इसी पे निर्भर है। आईएस 10 जो है पूरा इसी पे डिपेंड है। क्यों? जब आपको मालूम नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होते हैं, तो आप कैसे नॉन एडजस्टिव और एडजस्टिव जो ट्रीटमेंट होती है वो कर पाओगे? डेट्स वाई ये थोड़ा सा बेस बनाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देखो, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, ज़्यादा छोटा चैप्टर भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा वेटेज ये भी रखता है। बट ये है ना कि डिपेंड है, आईएस 10 इस पे डिपेंड है, इसलिए थोड़ी इसके बारे में नॉलेज रखनी चाहिए, मांगती है अपने को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है आज का हमारा। आईएस 8 क्या बोलता है? विच अकाउंटिंग पॉलिसी टू यूज़, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करी जाए। व्हाट टू डू व्हेन पॉलिसी चेंज, क्या करें जब पॉलिसी चेंज हो गई। तो यार पॉलिसी चेंज होती रहती है। आज कुछ इन्वायरमेंट चल रहा है बिजनेस का, कल कुछ चल रहा है, उस हिसाब से एक ही पॉलिसी पे डिपेंड रहना तो भाई ग्रोथ भूल जाओ, फिर ग्रोथ भूल जाओ। तो क्या है? व्हाट टू डू व्हेन पॉलिसी चेंज, क्या करेंगे जब पॉलिसी चेंज हो जाएगी। व्हाट टू डू व्हेन एस्टिमेट चेंज, क्या करें जब एस्टिमेट चेंज हो गया। एस्टिमेट क्यों? देखो जी, एस्टिमेट होता है हम मान के चलता है ये होने वाला है वो होने वाला है। देखो संभव तो नहीं है कि वो होएगा, ठीक, हम तो एस्टिमेट कर रहे हैं ना कि हाँ किसी एसिड की लाइफ मैंने एस्टिमेट कर दी 10 साल। भाई एसिड इम्प्रूव हो गया, मान लो यूज़फुल लाइफ 10 की जगह 12 हो गया, एसिड 12 साल चल गया, 10 की जगह 8 चल गया, थोड़ा कम ही चल गया, हमारा एस्टिमेशन है एक। तो क्या करें जब एस्टिमेशन चेंज हो जाता है हमारा, उसके बारे में देखेंगे। हाउ टू करेक्ट प्रायर पीरियड एरर, कैसे करेक्ट करें प्रायर पीरियड एरर, जो पीछे की गलतियाँ होगी हमसे उसे कैसे ठीक करा जाए। पीछे मैंने एक डिसीजन लिया था, उसे कैसे ठीक करूँ मैं। काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरे अकाउंट में 98 नंबर आ जाते सर। क्या, कैसे ठीक करें वो तो अब प्रायर पीरियड, भाई देखो लाइफ में तो नहीं मांगता है ना। लाइफ में टाइम मशीन जैसा कुछ नहीं होता भाई, जो गलती हो गई सो हो गई, उससे सीखो, आगे ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में देखते हैं। पॉलिसी क्या है? स्पेसिफिक प्रिंसिपल, रूल्स एंड मेथड यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या स्पेसिफिक कोई प्रिंसिपल्स है, जैसे आईएस है,
IFRS है, ये प्रिंसिपल है, रूल्स मेथड यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉरी प्रिपेयर करने में जो मेथड यूज़ हो रहे हैं, रूल्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं, वो क्या है, पॉलिसीज़ है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो सॉरी, कॉस्ट मॉडल वर्सेस रिवैल्यूएशन मॉडल, क्या है ये, एसेट को मेज़र करने का, एसेट को जो मेज़र करने का है वो है क्राइटेरिया बोलते हैं, क्या बोलते, मेथड, हाँ मेथड है सॉरी। कॉस्ट मॉडल पे मेज़र कर रहे हो, रिवैल्यूएशन मॉडल पे मेज़र कर रहे हो, क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग होता है। ये क्या है, पॉलिसी है। फीफो वर्सेस वेटेड एवरेज, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आप फीफो मेथड से कर रहे हो या वेटेड एवरेज से कर रहे हो, ये क्या है, पॉलिसी है भाई। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज मेथड है, ये क्या है, पॉलिसी है। ठीक है, तो क्या है पॉलिसी, स्पेसिफिक प्रिंसिपल, रूल या मेथड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में लगते हैं, वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी भाई। ठीक है, हाउ टू सिलेक्ट, कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी जाती है, देखो जी दो चीज़ होती है, या तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होगा हमारा, रूल यूँ कह लो, स्पेसिफिक हमारे प्रिंसिपल कह लो, या स्पेसिफिक हमें स्टैंडर्ड दे रखे हैं कि हाँ IFRS फॉलो करना है, IAS फॉलो करना है, तब तो ठीक है, सीधा हमने IFRS IAS फॉलो कर दिया। जैसे इन्वेंट्री IS2 फॉलो करवाती है, PP IS60 फॉलो करवाती है, रेवेन्यू IFRS 15 प्रो वो करवाती है फॉलो। तो ये तो हो गया भाई पहला स्टेप, कि अगर हमें स्टैंडर्ड दे रखा है, बोल रखा है कि ये स्टैंडर्ड अप्लाई करो जी, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट बनती है, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है वो यूज़ करो। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है सर, इफ़ नो स्टैंडर्ड अप्लाई, जहाँ स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं है वहाँ मैनेजमेंट करता है, जज मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट टीम होती है वो करती है, यूज़ करती है जजमेंट, कौन सी पॉलिसी लाई जाए। वो कैसे, दो रिलेवेंस, वो पॉलिसी रिलेवेंस होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, रिलेवेंस होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, वो जो पॉलिसी आप यूज़ करने वाले उसके वो रिलायबल होनी चाहिए, फेथफुली रिप्रेजेंटेशन करवाए वो जो पॉलिसी आप यूज़ करो उससे आपकी जो स्टेटमेंट बने वो फेथफुली प्रेजेंटेशन हुए। ये कुछ है एग्जांपल्स स्टेप 2 के। तो देखो मोटा मोटा क्या समझा जाए, स्टेप 1 क्या बोलता है, हमारे IFRS स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड दे रखे उसको यूज़ करो, अगर स्टैंडर्ड और वो नहीं दे रखे हमें यूज़ करने के लिए, तो मैनेजमेंट करता है डिसाइड। ठीक है, मैनेजमेंट किसी एक पॉइंट से डिसाइड नहीं करता, ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, इसको देख लेना, इस पॉइंट से वो डिसाइड करता है। ठीक है, अगला देखो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ गया तो क्या सीन है, व्हेन अलाउ, इफ़ अलाउ है आर रिक्वायर बाई IFRS, मतलब एग्जांपल देखो, अ न्यू IFRS बिकम मैंडेटरी, एक नया IFRS बना और ये मैंडेटरी कर दिया कि हाँ इस IFRS यूज़ करके ही आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, ये अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई चेंज। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोवाइड मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, या तो हमें देखना है कि हाँ ये पॉलिसी चेंज कर रहा हूँ तो इससे मेरा ज़्यादा जो वैल्यू आएगा, जो प्रेजेंटेशन होगी वो ज़्यादा रिलेवेंस होगी और ज़्यादा रिलायबल होगी, तो मैं यूज़ कर तो मैं चेंज करूँगा अकाउंटिंग पॉलिसी। मैनेजमेंट कब चेंज करता है, रिलेवेंस, या तो वो रिलेवेंस हो और रिलायबल होनी चाहिए, तो वही है कि जब मुझे लगता है कि हाँ अगर मैं इस पॉलिसी की जगह, एक्स पॉलिसी की जगह मैं वाई पॉलिसी को यूज़ करता हूँ तो मेरे जो फिगर्स आएंगे वो मोर रिलायबल होंगे, मोर रिलेवेंट होंगे, तब मैं चेंज कर सकता हूँ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या बनने वाली है देखो, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, अभी बात हुई थी, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, टाइम मशीन से पीछे जा सकते हैं, वो वाली एक्टिविटी होती है। इसमें देखो क्या है, पेटेंट द न्यू पॉलिसी एंड ऑलवेज हैव बीन यूज्ड, ऐसा मान के चलो कि कभी मैंने वो गलती करी नहीं है, सॉरी कभी वो पॉलिसी है ही नहीं, पुरानी वाली जो न्यू पॉलिसी है उसी पे सारी अकाउंटेंट ट्रीटमेंट हो रखी है, ऐसा मान के चलो। ऐसा मानने से नहीं होगा ना, कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, कैसे कैलकुलेशन होगी, स्टेप्स देखो, पहला रीस्टेट कर दो सारे कंपेरेटिव फिगर्स को, ठीक है कर दिया, दूसरा एडजस्टिंग कर दो, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट कर दो। ठीक है, जो भी पॉलिसी हमने चेंज करी उससे जो भी इम्पैक्ट आएगा पॉलिसी चेंज से उसको एडजस्ट कर दो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में। ठीक है, हो गया। एग्जांपल देखो, 2025 की इन्वेंट्री अंडर वैल्यू है 20,000 से, क्यों, क्योंकि हमने ओल्ड पॉलिसी की जगह अब न्यू पॉलिसी यूज़ कर ली है। ठीक है, न्यू पॉलिसी यूज़ करेंगे, अगर न्यू पॉलिसी हमने पूरे साल यूज़ करते, हर ईच ईयर यूज़ करते, तो 20,000 का डिफरेंस आता है, तो 20,000 का डिफरेंस नहीं आता, सॉरी,
हमने ओल्ड पॉलिसी यूज़ करी तो क्या हुआ, 20,000 से इन्वेंट्री अंडर वैल्यू होगी। अब न्यू यूज़ करेंगे तो इसको एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, 2026 में पहले रीस्टेट कर दी 2025 की फिगर को, ठीक है कर दी। इंक्रीज़ कर दो ओपनिंग रिटेन अर्निंग 20,000 से, ठीक है कर दिया, होगी, हो गया सर। अब देखो जनरल एंट्री एक बार देख लो फटाफट। डेबिट कर दिया एसेट 20,000 से, क्रेडिट कर दिया रिटेन अर्निंग 20,000 से, क्यू ओपनिंग वैल्यू से एडजस्ट करा है हमने, ठीक है। अब देखो चेंजिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है। एस्टिमेट सॉरी एक सेकेंड, हाँ चेंजिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है हमारा। चेंजिंग, ये इसको एग्जांपल से समझो। यूज़फुल लाइफ, रेजिडल वैल्यू। क्या है यूज़फुल लाइफ, हम एक एस्टिमेट करते हैं ना कि हाँ इस एसेट की इतनी यूज़फुल लाइफ होने वाली है। इस एसेट को अगर 10 साल बाद मैं बेचूंगा तो कम से कम 2,000 रुपये में तो बिक जाएगी, 20,000 रुपये में तो बिक जाएगी। ये होता है रेजिडल वैल्यू। यूज़फुल लाइफ, वो मशीन या पीपी जो भी एसेट है वो मेरे को कितना बेनिफिट दे सकती है, कितने साल के लिए दे सकती है अगर आज मैं परचेस करता हूँ तो। 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, 12 साल के लिए, कितना, ये मैं एस्टिमेट करता हूँ ना, मैं अंदाज़ा, सीधा बोले तो अंदाज़ा, ठीक है। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है, एक अंदाज़ा। अगर अंदाजे में कुछ चेंज होता है, देखो कैसे, पीपी में क्या होता है, यूज़फुल लाइफ, रेजिडल वैल्यू। रिसीवेबल में एक्सपेक्ट क्रेडिट लॉस हो जाता है सर। रिसीवेबल में मान के चल रहा हूँ इतना, बट वो लॉस हो गया मेरा, वो भाग गया, बैड डेट हो गया, ये एक एस्टिमेट हुआ। प्रोविजंस देखो, वारंटी ऑब्लिगेशन, मैं एक एस्टिमेट करके चल रहा हूँ कि हाँ इतना रुपये मेरे वारंटी में खर्च हो सकते हैं। ये प्रोविज़न मैंने बनाया इतना रुपये का, XYZ मैंने एक अमाउंट का प्रोविज़न बनाया वारंटी ऑब्लिगेशन पे। ये क्या है, मेरा एस्टिमेशन है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ठीक है। तो मैंने एक एस्टिमेट कर रखा है। इन्वेंट्री में NRV एस्टिमेट होती है सर, कि हाँ कॉस्ट इतनी है ना इन्वेंट्री की, बट जो नेट रिलाइजेबल NRV है जो मेरी इस पे चली जाएगी। कॉस्ट इसकी 1,00,000 रुपये है, बट ले दे के 80,000 रुपये में निकल ही जाएगी अगर नहीं बिकी। 80,000 में तो जानी है। तो क्या हमारी NRV। वाई एस्टिमेट चेंज, क्यों एस्टिमेट चेंज होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन बिकम अवेलेबल, हमारे पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन आ गई। कैसे, पीपी की पहले यूजफुल लाइफ थी 10 साल, 5 साल हो गए, फिर मेरे को मालूम चल रहा है न्यू इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ पीपी अभी कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है, इसमें कुछ भी इम्पेयर नहीं हो रहा, कुछ भी हमारा रिपेयर का खर्चा नहीं आ रहा, मतलब ये अभी स्ट्रॉन्ग है, ये अभी और प्रोडक्शन दे सकती है। तो क्या एस्टिमेट लाइफ जो अभी 5 साल बची है वो 8 साल हो सकती है इसकी। क्या हुआ, न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल गई, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ नॉट करेक्टिंग अ मिस्टेक, मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता मिस्टेक को। चलो एग्जांपल देखो, मशीन की कॉस्ट थी 1,00,000 रुपये, $1,00,000, यूजफुल लाइफ थी 10। आफ्टर 3 ईयर मैनेजमेंट कंक्लूड लाइफ 8 ईयर टोटल। 3 साल बाद कितनी लाइफ बची गई थी सर, 7 साल, ठीक है। 3 साल बाद क्या पता लगता है कि 8 साल और हमें अभी दे सकती है बेनिफिट। ये क्या हुआ, चेंज हो गया हमारा एस्टिमेशन, 10 से 11 हो गया, पहले 10 था, अब कितना कहलाएगा, 11 कहलाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, वाई एस्टिमेट चेंज, इन्फॉर्मेशन आ गई थी सर। न्यू इन्फॉर्मेशन क्या आई, प्रोडक्शन और ज़्यादा कर सकती होगी, कैपेसिटी इसकी बढ़ गई होगी प्रोडक्शन की, इसलिए पहले 7 था अब 8 लगने लग गया मैनेजमेंट को, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, नो रीस्टेटमेंट, कुछ नहीं करना, नो एडजस्टमेंट टू रेट एंड अर्निंग, एक भी एडजस्टमेंट नहीं करनी रेट एंड अर्निंग में, ओनली फ्यूचर डेप्रिसिएशन। जो 8 साल पहले 10 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रहा था, तो अब 7 साल बच गया, 7 साल की जगह उससे रिवाइज कर दो, 8 कर दो, 8 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओ। अब कुछ करा नहीं। प्रोस्पेक्टिव में क्या है, ठीक है 7 साल, हमने 7 साल के हिसाब से 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है। आगे कितने में लगाना है, आगे भी अगर मैं 7 में लगाता तो हमारा कोई चेंज इन एस्टिमेट नहीं हुआ, कुछ हमारी एस्टिमेशन पॉलिसी चेंज नहीं हुई। आगे क्या करना है, 8 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। गलतियाँ दोहरानी नहीं है, ठीक है। गलतियाँ क्या, मतलब जो देखो क्या है, फ्यूचर में अब जो डेप्रिसिएशन लगना है वो अपने नए रेट से लगाओ, नए एस्टिमेशन से लगाओ, 8 साल मान के चलो, जो भी उसकी वैल्यू बच गई पीपीई की आफ्टर डेप्रिसिएशन
अब उसको 8 साल से डिवाइड कर दो। जैसे एग्जांपल देखते हैं यार, ऐसे नहीं हो पाएगा ये। 10 साल इस मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपए, डिवाइड कर दो, 10 साल था, ठीक है। कितना आ गया पर ईयर का डेप्रिसिएशन? 10,000 रुपये, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर कितना डेप्रिसिएशन लग गया भाई मेरा? 3 कितना? 30,000 रुपये लग गया, ठीक है, लग गया। मशीन की रियल कॉस्ट क्या आ गई? मशीन की रियल कॉस्ट आ गई 70। अब अब अगर मैं एस्टिमेशन मेरा 8 साल हो गया, कितना? 8 साल। और अगर अब भी मैं 7 साल के हिसाब से लगाता हूँ तो ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। यही आगे चल के फ्रॉड्स, स्कैम ये सब बदलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? गलत मैं करूँगा ही नहीं। इस मशीन की वैल्यू कितनी? 70,000 है। तो मैं इस नया डेप्रिसिएशन निकालूंगा पर एनम। कैसे? 8 साल यूजफुल लाइफ से, ठीक है। कितना आएगा कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब पर ईयर हमारा बैठेगा 8750। पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना बैठ गया? इतना बैठ गया, ठीक है। पहले कितना था? पहले था हमारा 10,000 पर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हमने अब कितना हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, लग रहा है ईच ईयर का, कितना हम एक्सपेंस से बचा रहे हैं? 1250। इतना हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है पर ईयर, ठीक है। एक्सपेंस इतना पर ईयर कम हो रहा है तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, आएगा सर, ठीक है। तो यही था अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से। यही होता है कि जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या चेंज इन एस्टिमेशन होता है तो भाई जो रूल कहता है नए हिसाब से लगाओ, वही रूल कहता है, ठीक है। अगर पॉलिसी है तो बैक एंड फॉरवर्ड जाओ, पीछे जाओ, और पीछे की सारी स्टेटमेंट जो है हमारी उसको ठीक करो, करेक्ट करो, एंट्री को कर दी, रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट कर दी। और अगर एस्टिमेशन में है तो आगे से अब नया रूल, नया चीज़ फॉलो करो, नया एस्टिमेशन फॉलो करो, ठीक है। एग्ज़ाम फार्मूला क्या है? एग्ज़ाम फार्मूला देखो, पॉलिसी चेंज हुई है तो लुक बैकवर्ड, पीछे देखना है, पीछे की गलती सुधारनी है। एस्टिमेशन चेंज हुआ तो लुक फॉरवर्ड, आज से ठीक कर दो, अब आज से सही चलो, पीछे जो हुआ वो ठीक है, आज से सही रास्ते पे चलना है हमें, ठीक है। प्रायर पीरियड एरर क्या होता है? पिछले कुछ सालों या पिछले कुछ साल, किसी भी साल में कुछ गलती हुई है, वो आज मुझे पता लग गई, हाँ लास्ट ईयर मैंने इन्वेंट्री कम कम कैलकुलेट करी थी, कम वैल्यू करी थी। ये होता है प्रायर पीरियड एरर, यानी पिछले साल की कोई एंट्री या कुछ भी हमारी मिस्टेक आज पता लगती है। ओमिशन और मिस्टेक अब प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्या क्या केस हो सकते हैं सर प्रायर पीरियड के? मैथमेटिकल मिस्टेक, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक, इनकरेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी गलत लगा दी फीफो वेटेड में, इग्नोर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मिल रही थी मेरे को बट मैंने उसे इग्नोर कर दिया, नई इन्फॉर्मेशन आ रही थी मैंने इग्नोर कर दिया, फ्रॉड करा कुछ, डाटा एंट्री मिस्टेक हो गई। ये हमारे केस बनते हैं प्रायर पीरियड के। एग्जाम्पल देखो, इन्वेंट्री 31/2005 को शुड भी 80 की, अकाउंटिंग रिकॉर्ड हुआ है मेरा 50 का, 30 का मैंने गलत रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। बाय मिस्टेक हो गया मेरे से, 30 की मैंने कम इन्वेंट्री रिकॉर्ड करी है, तो उसको ठीक करो। कैसे ठीक होगा? देखो, प्रायर पीरियड है, क्या चलेगा सर? रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। करेक्ट द पास्ट, स्टेप देखो क्या स्टेप 1, रिस्टेट कर दो भाई कंपेरेटिव फिगर पहले, एडजस्ट कर दो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में। जनरल एंट्री क्या होगी सर? डेबिट को इन्वेंट्री कर दो, 30 से बढ़ा दो इन्वेंट्री, क्रेडिट कर दो 3 से, रिटेन अर्निंग बढ़ा दो 30 से, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रायर पीरियड का एरर को ठीक कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब एक बार वन शॉट मार दो फटाफट पॉलिसी एस्टिमेट और एरर में। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? जब कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में, यानी मतलब कोई पॉलिसी, कोई रूल्स चेंज हो गए, कोई मेथड चेंज कर दिया, वो क्या होता है? पॉलिसी होता है, ठीक है। कैसे ट्रीटमेंट होती है? रेट्रोस्पेक्टिव से होती है, पीछे जाके सुधारना पड़ता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट, एस्टिमेट क्या होते हैं? यूजफुल लाइफ चेंज हो गया, यानी हमारा कोई एस्टिमेशन, हमारा कोई अंदाज़ा, कोई हमारा अनुमान है वो चेंज हो गया, तो क्या करें? जो चेंज होने के बाद जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको अब आगे कैरी करो, प्रोस्पेक्टिव करो। प्रायर पीरियड का कोई एरर आ गया, प्रायर पीरियड का कोई एरर है तो जो भी एरर है उसको सुधारो। कैसे सुधारेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव से सुधारेंगे, ठीक है। इसी से एग्ज़ाम एरिया क्या होता है? मोस्टली यूजफुल लाइफ चेंज होता है, यूजफुल लाइफ चेंज है तो क्या होगा? एस्टिमेट होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या बनेगी? प्रोस्पेक्टिव बनेगी, ठीक है। रेजिडल वैल्यू चेंज होता है तब क्या होता है? देखो, रेजिडल वैल्यू चेंज होता है तो एस्टिमेट कहलाता है वो, एस्टिमेट है तो क्या सीन होता है? प्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है। बैड स्टेट देखो,
बैड डेट परसेंटेज इज चेंज। ये बैड डेट का क्या होता है, बैड डेट कहीं लिखा थोड़ी है कि हाँ ये बैड डेट हो गया, नहीं, हम एक एस्टिमेशन करते हैं ना कि हाँ इतने, वो क्रेडिटर वो डेटर जो है मेरा, वो मेरे को लगता है मुझे पैसे नहीं देगा, उसका दिवालिया घोषित, मतलब एक एस्टिमेट होता है कि हाँ 1 लाख रुपए मेरे पूरे वो हैं डेटर्स, तो उसमें से 2,000 रुपये के मेरे डेटर जो धोखा देंगे, वो पैसे नहीं देंगे, तो मैं एक एस्टिमेट मान के चलता कि हाँ 2,000 का है मेरा, वो बैड डेट हो गया, ये मेरा एस्टिमेट है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। इन्वेंट्री मेथड चेंज होगी, ये मेथड चेंज होता है मतलब पॉलिसी होती है, पॉलिसी चेंज होगी, रेट्रोस्पेक्टिव से चलेंगे। रॉन्ग डेप्रिसिएशन रेट यूज़ करा भाई, डेप्रिसिएशन पहले मैं एसएलएम से लगा रहा था, अब मैं लगा रहा हूँ कौन सा होता है वो, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग, सॉरी रिटर्न बोल दिया मैंने, रिड्यूसिंग मेथड। क्या है ये, पॉलिसी है एरर, सॉरी ये एरर है। हाँ पहले मैं इस रेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा था, अब इस रेट पे अगर मैं करता तो ये एरर है, एरर है तो क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव है। इन्वेंट्री ओमिशन हो गया, ओमिटेड है लास्ट ईयर, क्या है, एरर है, एरर है तो रेट्रोस्पेक्टिव चलेगा, ठीक है। एक बार डिसीजन ट्री देखते हैं, इसमें मज़ा आता है। डिड कंपनी मेक अ मिस्टेक, कंपनी कोई मिस्टेक करी है क्या, हमने बोला हाँ सर कंपनी ने मिस्टेक करी है। एरर है, हाँ एरर है, तो क्या करा जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, पीछे जाके उसको सुधार के आओ, ठीक है सुधार दिया। अब देखो नो मिस्टेक, कंपनी ने कोई मिस्टेक नहीं करी, नहीं कोई मिस्टेक नहीं करी। नई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या कंपनी को, हाँ सर नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो अब क्या करा जाए, एस्टिमेट करो सर, एस्टिमेट करा है तो प्रोस्पेक्टिव फॉलो होगा, ठीक है। नो मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं है, प्लस कोई मेथड भी चेंज नहीं करा, कोई मेथड, सॉरी कोई न्यू मेथड चूज़ करा है, हाँ कोई न्यू मेथड चूज़ करा है, तो पॉलिसी है ये, पॉलिसी है तो रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा। एफ फॉर एग्जाम फोकस पॉइंट देखो, वर्ड क्या देखो, रेट्रोस्पेक्टिव है तो गो बैक जाओ, पीछे जाओ और ठीक करो, प्रोस्पेक्टिव है तो छोड़ो, अब आगे का देखो, फ्यूचर ओनली, फ्यूचर, आगे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रीस्टेटमेंट, रीकैलकुलेट प्रीवियस फिगर, अभी ये बात हो रही थी ना सारी चीज़ रीस्टेट करता है, तो उसका मतलब होता है रीकैलकुलेट करना, ठीक है। कंपेरेटिव फिगर, प्रीवियस ईयर नंबर शो इन एफ एस, प्रीवियस ईयर के जो भी वैल्यू है वो एफ एस में शो होनी चाहिए, कंपेरेटिव फिगर। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, एडजस्टमेंट टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ओपनिंग की जो रिटेन्ड अर्निंग है उसमें एडजस्टमेंट करो, एक्यूमुलेटेड जो भी प्रॉफिट है, जो भी हमारा मिस स्टेटमेंट जो भी हमसे हुई है उसको एडजस्ट करो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में, ठीक है। तो यही था आज का, थ्योरी है मानता हूँ, मज़ा नहीं आया हुआ चैप्टर में इस वाले, बट कोई नहीं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना। देखो अब इसमें मेनली क्या है मैं बता देता हूँ एक बार मनुष्य में, अकाउंटिंग पॉलिसी, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन डिपेंड हो जाता है आईएस 810 पे, कैसे, उसमें आपको कुछ यही चेंज दे दिया जाएगा कि हाँ एक्स कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में ये चेंज करा वो चेंज करा, या डेप्रिसिएशन में पहले ये कैलकुलेट करता था अब ये करेगा, अब आपको बताना है ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं, जो उस टाइम एडजस्ट कर सकते हो तुम, और उस टाइम कौन से एडजस्ट करोगे, वो IAS 10 में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ से क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी हमें मालूम होनी चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है और अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है। एस्टिमेट जो हम अंदाज़ा खुद से लगाते हैं, कुछ कंडीशन देख के, कुछ सिचुएशन देख के हम एस्टिमेट करते हैं, वो हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाती है। और अकाउंटिंग पॉलिसी होती है वो रूल्स होती है, रूल बेस्ड, क्या रूल है क्या मेथड है ये अकाउंटिंग पॉलिसी बताती है। तो यही था, अगर वन शॉट मतलब बिल्कुल मोटा मोटा देखा जाए तो IAS 8 में यही दो है, ये तीन हमें डिफरेंस मालूम होनी चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट और जो एरर होता है प्रायर पीरियड के, ये और मालूम होना चाहिए इन्हें चेंज कैसे करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी है, अगर पॉलिसी है तो रेट्रोस्पेक्टिव से चलो, पीछे जाओ उसको ठीक करो, एरर है तो पीछे जाओ ठीक करो, एस्टिमेशन है तो आगे बढ़ जाओ, ये चीज़ याद रखना खाली, और कुछ मत याद रखो इस चैप्टर से, कुछ नहीं आएगा पेपर में ठीक ठाक इस चैप्टर से, तो मतलब यूँ समझो कि नंबर नहीं जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर नहीं भी हुआ तो भी नंबर नहीं जाएगा, ये चैप्टर खाली पूरा डिपेंड है IAS 10 पे। तो क्या IAS 10 में याद रखना है, तीन चीज़ें याद रखनी है आपको, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी है तो क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा, अकाउंटिंग एरर है तो रेट्रोस्पेक्टिव होगा। क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी है तो पीछे जाके ठीक करो, एरर है तो पीछे जाके ठीक करो, एस्टिमेशन है
तो आगे बढ़ जाओ और अब से ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखोगे, बस यही चीज़ याद रखो, और कुछ याद मत रखो, मेरी बात मानो यहाँ पर थोड़ा सा। तो IS-8 इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट ये डिपेंड है IS-10 पे, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाई है। वरना हमारे जो स्टडी टेक्स्ट में तो ये मैंने BPP का खोल रखा, उसमें तो मेरे को दिख भी नहीं रहा था IS-8, बट मैंने फिर भी बना दी वीडियो। मैं कहा देख लेते हैं एक बार इसको भी, इसका भी क्या क्या चीज़ है। तो क्या ऑब्जेक्टिव याद रखो, विच अकाउंटिंग पॉलिसी यूज, क्या करें जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, क्या करें एस्टिमेट चेंज हो गया, कैसे करेक्ट करते हैं प्रायर पीरियड। ये 4 पॉइंट हमें हैं, इस 4 पॉइंट के आंसर याद रखना। विच अकाउंटिंग पॉलिसी टू यूज़, क्या कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करें, इसका आंसर क्या है सर। इसका आंसर सीधा सीधा है, या तो स्टैंडर्ड बोल रहा है कोई अप्लाई करने के लिए तो सीधा स्टैंडर्ड अप्लाई कर दो, नहीं वरना मैनेजमेंट सोचेगा, मैनेजमेंट जजमेंट देगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कौन सी पॉलिसी लेनी है। और मैनेजमेंट के जजमेंट किस पे निर्भर है, रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, और भी कुछ पार्ट है वो देख लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू डू व्हेन पॉलिसी चेंज, क्या करें पॉलिसी चेंज हो गई हमारी, क्या करना है। पॉलिसी चेंज होगी तो प्रोस्पेक्टिव सर, पीछे जाके ठीक करके आना है, ठीक है। दूसरे का आंसर। तीसरे का देखो, एस्टिमेशन चेंज हो गया तो क्या करा जाए, आगे बढ़ जाओ, जो हुआ वो भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ यहाँ से, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव चलो, हाउ टू करेक्ट प्रायर पीरियड, कैसे करेक्ट करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव से करने हैं, ठीक है। पीछे जाके ठीक करके आना है, बस ये 4 के क्वेश्चन याद, इस 4 क्वेश्चन का आंसर याद रखो, इसी पे है पूरा चैप्टर। तो इसमें ज़्यादा हेडिक या ज़्यादा लोड लेने का कोई दिक्कत नहीं है। IS-10 को अच्छे से बनाना, क्योंकि IS-10 वेटेज रखता है 4 से 5 मार्क्स का, ठीक। IS जो 10 है ना वो आता है पेपर में, उसमें बस थोड़ा यही याद रखना पड़ता है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, एस्टिमेशन क्या होता है, और इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। कुछ मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, गलती होती है बोलने में या कुछ लिखने में, तो मेरे को कमेंट में बताना, होती रहती है यार, बट मैं इम्प्रूव करूँगा आगे की वीडियो में। चलो, इससे पहले मैंने कई सारे स्टैंडर्ड ऑलरेडी अप्लाई वो वीडियो बना रखी है, लास्ट मैंने कर रखा था फॉरेन एक्सचेंज 21 IS, उससे पहले मैंने IFRS 15 रिवेन्यू का पूरा कर रखा है एक्सप्लेन, तो जाके देखना, इम्पोर्टेंट है। रिवेन्यू और IS 21 ये रखता है वेटेज, मोस्टली सारे स्टैंडर्ड रखते हैं वेटेज, मेरे अकॉर्डिंग, मैंने भी एग्ज़ाम दे रखा है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग IS-8 उतना वेटेज नहीं रखता, ठीक है ना। मैंने इसके क्वेश्चन उतने देखे, तो मेरे हिसाब से IS-8 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे तो देखो सारे टीचर बोलते हैं सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की बात करता है ACCFR चैनल, क्या बात करता है, एग्ज़ाम में जो चीज़ आएगा, जो इस एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा वो ACCFR 7 चैनल बात करता है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मेरे को ऐसा लगता है IS-8 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हाँ, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, नॉलेज हमेशा होनी चाहिए इंसान को, हर चीज़ की नॉलेज। तो हमें भी नॉलेज है सर, IS-8 की नॉलेज है, अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर की बात होती है इस स्टैंडर्ड में। जब क्या बात होती है मोस्टली, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करी जाए, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तो क्या होगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो गया तो क्या होगा, प्रायर पीरियड एरर है तो क्या होगा, यही चीज़ है बस। तो ये नॉलेज की बात होती है, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, ये चीज़ याद है तो आगे का काम अपना चलता रहेगा। बस इसी तरह हमारी वीडियो भी चलती रहेगी। अभी कितने देखो, 4 से हमारे सिलेबस के 4 से 5 स्टैंडर्ड अभी और रह रहे हैं, जैसे IFRS 16 लीज अकाउंट, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IS-10 इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, IS-10 है ये रह रहा है। IS-37 प्रोविज़न रह रहा है, और IS-33 हमारा EPS रह रहा है, अर्निंग पर से। ये 5 हमारे स्टैंडर्ड रह रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे कंसोलिडेशन, बिजनेस कंसोलिडेशन एक ही बार में कर लेंगे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, सिंगल एंटिटी को समझ लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन की सीरीज़ में क्या होने वाला है, देखो अब तक हमने जितने भी स्टैंडर्ड कवर करे सबके कुछ क्वेश्चन है BPP से, उसको सॉल्व करेंगे। BPP किट को उस चैप्टर के उस स्टैंडर्ड से जो भी क्वेश्चन होते हैं BPP के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब एंड हो जाएगा, जब सब सीन ख़त्म, उसके बाद हम सिंगल एंटिटी के 20 नंबर सेक्शन C वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सिंगल एंटिटी के भी क्वेश्चन करेंगे 2-4, कंसोलिडेशन के तो करने हैं, इंटरप्रिटेशन करने हैं, ठीक है।
वैसे मोस्टली चांस होते हैं कंसोलिडेशन और इंटरप्रिटेशन के बट सिंगल एंटिटी भी आता है। मेरे पेपर में सिंगल एंटिटी ही आया था, तो सिंगल एंटिटी को भी अच्छे से करेंगे, उसके भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सब चीज़ अच्छे से कवर कर देंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, पेपर होना है हमारा सितंबर में, और अभी हमारा चल रहा है 19 जून। ठीक है, आज है 19 जून, आज मैंने रिकॉर्ड करी, कल अपलोड हो जाएगी, तो कल हो जाएगा 20 जून। तो अभी है 20 जून, और हमने हाफ अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड के साथ। तो हाफ अभी हम और कंप्लीट कर लेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा फोकसिंग हमें करनी है। मेरा मानना ये है ना गाइस कि क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो हमें नहीं भी मालूम ना कंसेप्ट, वो भी क्लियर होता जाता है धीरे धीरे। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व तो हमें करना, उस पर हमें ज़्यादा टाइम देना है स्टैंडर्ड से। क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें जो स्टैंडर्ड जो बातें याद रखनी पड़ेगी वो उस टाइम रिपीट होती जाएगी, तो सब क्विक रिवीजन रिकॉल होता जाएगा सारा नॉलेज। तो ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, आराम से हो जाएगा हमारा सिलेबस। ठीक है, फिर मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़।